स्टॉक मार्केट एनालिसिस की इस वीकली वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते एक मूवमेंट दी, उसकी तो चर्चा हम करेंगे ही। और साथ में हम चर्चा करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की भी। और आज की इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ एक व्यू भी रखेंगे कि भाई ये व्यू मेरा क्यों है। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि भाई जब भी हम एक वीकली एनालिसिस करते हैं तो हम एक सीधा सा एक व्यू रखते हैं। अब मैं कोई एक व्यू रख रहा हूँ, या तो भैया तेजी का व्यू रख रहा हूँ या एक मंदी का व्यू रख रहा हूँ। तो जो व्यू है वो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा बाकी एनालिसिस से थोड़ा सा जुदा करते हो, और जुदा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं एक सीधा क्लियर व्यू रखूंगा आपके साथ कि भाई मेरा व्यू ये है। क्योंकि देखिएगा भाई साहब, ट्रेड आप करोगे दोनों साइड तो स्टॉप लॉस दोनों साइड लगेंगे। आपने एक साइड का सौदा लिया, भैया नहीं हुआ, स्टॉप लॉस कट गया, चलो जी गेम खत्म। जो लोग पोजिशनल हैं वो पोजिशंस के हिसाब से ट्रेड लगते हैं। मैं ये जो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये खाली एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। कोई भी आप अपना ट्रेड ले, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले और उसके बाद ही निवेश करें या कोई भी ट्रेड करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं आज आपके साथ जिस चार्ट की हम बात करेंगे वो है निफ्टी बैंक का चार्ट, यानी कि एनएससी बैंक का चार्ट। और उसका टाइम फ्रेम है 1 डे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। उस चार्ट से पहले मैं आपके साथ निफ्टी बैंक के ऊपर जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से प्ले करती है, मैं वो आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। तो देखिएगा, जो इस हफ्ते की 5 कैंडल्स हैं उनको आप बड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको वो 5 कैंडल्स जो इस हफ्ते में बनी है उन पर आपकी नज़र जो है रखाना चाहूंगा। और उस कड़ी में सबसे पहले आप कैंडल देखिएगा सोमवार की, उसके बाद मंगलवार की, बुधवार की, बृहस्पतिवार की और शुक्रवार की। तो ये जो 5 कैंडल्स हैं, जो टोटल 5 कैंडल्स हैं, इन 5 कैंडल्स में क्या है खास वो आपने ध्यान रखना है। अब ये जो 5 कैंडल्स हैं, इन 5 कैंडल में हुआ क्या। तो अगर मैं इन 5 कैंडल्स की बात करूं तो यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ वो ये करेंगे कि भाई इस हफ्ते में एक छुट्टी भी थी। तो वो छुट्टी जो थी वो सॉरी, इस हफ्ते में नहीं थी छुट्टी से पिछले हफ्ते में थी। तो यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो 5 सीधी सोमवार से ही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आज ऐसा क्या इस हफ्ते में रहा, तो वो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपके साथ बाजार की साइकोलॉजी के साथ जो है आपको जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली एक्सपायरी पे, यानी कि जो जून महीने की मंथली एक्सपायरी थी उससे 2 दिन पहले क्या हुआ। उससे 2 दिन पहले बाजार ने एक मूव लिया ऊपर की तरफ का। और जब वो मूव लिया ऊपर की तरफ का तो बाजार ने जो है जितने भी शॉर्ट वाली जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे वो वहां पर ट्रैप हो गए। और जो चार्ट पैटर्न बनना था निफ्टी बैंक में वो क्या बन रहा था, निफ्टी बैंक में एक पैटर्न बन रहा था कि भाई एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनने की तैयारी थी। मोस्टली लोगों ने यहाँ पे जब 3-4 दिन में जो ट्रेड हुए थे तो पोजिशनल बेसिस पर मंदी बना ली थी। और ये था कि भाई एक्सपायरी आएगी तो 2-3 जो है रेड कैंडल बनेगी। मेरा भी यही आउटलुक था और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हुआ उसके विपरीत। बाजार चला गया ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर गया तो इसके पीछे साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको, मैं उसी की चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, जब हम बाजार के अंदर तेजी करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके एंगल से सोचिए। जिन लोगों ने तेजी कर रखी थी उनका एक आइडिया था कि भाई जब लास्ट में जब एक्सपायरी वाले डे में ट्रेड्स होंगे तो लास्ट के 2 दिनों में क्या करना है। तो लास्ट के 2 दिनों में ऐसा होगा कि मंदी वाले बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे, और ऐसी संभावना भी बन रही थी। लेकिन तेजी वालों को ये पता था कि भाई निफ्टी में तेजी करनी है और तेजी करने का हमारे पास एक रीज़न है। और उन्होंने जो रीज़न था उनके दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर था और उन्होंने तेजी करनी थी। और उनको ये था कि तेजी करनी है, लास्ट वाले दिन हम माल उठाएंगे
यानी कि एक्सपायरी वाले दिन, और गिराने वाले खूब कोशिश करेंगे गिराने की, क्योंकि जिन्होंने मंदी बना रखी तो ज़्यादातर माल उनके हाथ से छूट जाएगा, और ज़्यादातर माल उनके हाथ से छूट जाएगा क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए एक्सेसिवली सेल करेंगे और हम एक्सेसिवली बाय करेंगे। और जब वो अच्छा खासा माल छोड़ देंगे तो जब अगला दिन आएगा एक्सपायरी के बाद, हम वीकली एक्सपायरी में, तो हमने करनी है तेजी, और तेजी करने का हमारे पास रीज़न है। रीज़न ये है कि ज़्यादातर प्लेयर्स तो मंदी बना के बैठे हुए हैं, और सबको ये है कि जो तेजी वाले भी थे उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और वो मंदी की तरफ प्ले कर रहे हैं। जो कुछ इंडिकेटर्स थे वो भी ये बयां कर रहे थे कि भाई प्राइस एक्शन या जो स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में वो कमज़ोर हो रही है। अब उसके बाद हुआ क्या कि भाई तेजी करनी क्यों है, तो वो बड़े प्लेयर्स को तो पता था कि भाई ज़्यादातर मंदी है, वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और जो लोग अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए कैश मार्केट में बैंकिंग स्टॉक बेचेंगे उनका माल हम उठा लेंगे। और होगा क्या कि उसके बाद एक दिन बचेगा ट्रेडिंग का, शुक्रवार, और शुक्रवार में हम एक अच्छी तेजी करेंगे, वहाँ पर भी हम बाजार खरीदेंगे। और सीधी सी बात है, निफ्टी उस समय तक ब्रेकआउट कर गया था, अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ चुका था, यानी कि जो 18,860 पे टकरा था तो वो टूट के ऊपर की तरफ आ गया था। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तेजी करनी क्यों है, तेजी इसलिए करनी है कि भाई पिछले क्वार्टर्स में जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए थे वो बताइए किसके आए थे, कि सर वो तो सारे बैंकों के ही अच्छे रिजल्ट थे। अगर हम एक्सिस बैंक को छोड़ दें, क्योंकि उसमें जो उन्होंने सिटी बैंक को लिया था तो उसकी एक एडजस्टमेंट थी जिसकी वजह से उनकी ईपीएस चली गई थी, तो मेजरली सारे बैंकों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके दम पर जो है हमें यहाँ पे प्रोविजनल डेटा आएंगे, और सोमवार से सारे प्रोविजनल डेटा आएंगे, वो फिर एकदम बेहतरीन आएंगे। तो उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर भैया ट्रेडर आएगा, और जिसकी मंदी की पोजीशन है वो हम कटवा देंगे बहुत अच्छे से। लेकिन हुआ उसके जस्ट थोड़ा सा विपरीत, और क्योंकि इस रैली में उन्होंने एचडीएफसी बैंक को भी खरीद रखा था, एचडीएफसी बैंक की मर्जर की भी खबरें आ गई थी कि भाई रिकॉर्ड डेट आ गई थी, और यहाँ पर जो है एचडीएफसी बैंक ने जब प्रोविजनल डेटा दिए तो वो ख़राब हुए। अब प्रोविजनल डेटा ख़राब आते के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी, क्योंकि पोजीशंस भी एक्सेसिव है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में, जो कि उनकी 10% की लिमिट है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को सेल भी करना था, तो उन्होंने अपना एक्सेसिवली माल बेचना शुरू किया। अब वो जो चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी तो भाई साहब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जो फाइनेंशियल निफ्टी की मंगलवार की एक्सपायरी है उसको भी लेना है, थर्सडे की जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें भी तेजी बनी हुई है। तो बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो प्रोविजनल डेटा जो आए हैं वो ईयर ऑन ईयर आए हैं बजाज फाइनेंस के अच्छे, और क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो सीधी सी बात है बजाज फाइनेंस को 7% ऊपर टांग दिया कि भाई ठीक है, अब जो है फाइनेंशियल निफ्टी तो आ गई कंट्रोल में, और जब वो 7% चलेगा तो बजाज फिनसर्व भी 4-5% तो चलेगा, तो फाइनेंशियल निफ्टी आ गई। और फिर देखिएगा उसके बाद उनको लगा देखो ये आगे एक सेंटीमेंट बन गया, अब निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी है उसको भी खींच लेंगे, और निफ्टी परफॉर्म कर रहा था। अब जो एचडीएफसी बैंक में कमजोरी आ रही थी उसको कंपनसेट करने के लिए निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज को खींच लिया गया। तो ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट थी वो चल रही थी, अब उसके बीच में बैंक निफ्टी को कैसे मैनेज करें। तो जैसे एचडीएफसी बैंक गिरा तो आईसीआईसी बैंक 15 से 16 रुपए की तेजी कर दिया था कि भाई उसको एडजस्ट किया। फिर लास्ट वाले दिन जब थर्सडे की एक्सपायरी थी तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 20-25 रुपए खींचा गया, इंडसइंड बैंक को खींचा गया भाई, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक टूट रहा है उसको कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना है। तो थर्सडे तक उन्होंने भाई अपनी जो तेजी की पोजीशन है वो बचा ली। अब उन्होंने जो भी ऑप्शंस खरीद रखी थी थर्सडे तक की वो तो पोजीशंस बच गई। अब उसके बाद जो उनकी तेजी की पोजीशंस थी वो लाइट हो गई। अब उनको कहा कि भाई अब अपना माल जो है छोड़ दो, क्योंकि बाजार ओवर स्ट्रेस्ड है, तो अपना माल उन्होंने फ्राइडे के सेशन में छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने देखा तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिली। अब आगे क्या, अब आगे ये कि भाई साहब जो एक एंटीसिपेशन में बनाई थी कि बैंकों के प्रोविजनल डेटा बढ़िया आएंगे और फिर हम बैंक निफ्टी को और खींचेंगे, वहां पर अब जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब वो मुझे लगता है कि वो अभी कंटिन्यू रहेगी इस हफ्ते। ये मेरा पहला रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चार्ट पे भी देखें तो जो डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न बना है वो जो भी आपकी जो 5 कैंडल्स हैं लास्ट की, उस 5 कैंडल्स के लो पर बाजार बंद हुआ है। और जो लास्ट के 1 घंटे में सेल ऑफ हुआ निफ्टी बैंक में, और जब बुल्स ऊपर सस्टेन नहीं करा पाए
तो यहाँ पर अभी बाजार ओवर बोट सिचुएशन में था और जो बैंकिंग के प्रोविजनल डेटा थे वो भी अच्छे नहीं आए। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते मेरा जो पहला आउटलुक है, मुझे लगता है कि ये जो रेंज जिसमें कंसोलिडेशन हुआ था बाजार इसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है कि वहां तक बाजार जा सकता है। वो लेवल है 43,100 एंड 200 और मुझे लगता है कि बाजार इस हफ्ते सेल ऑन राइज रहने वाला है। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पर। और अगर किसी भी कारण से, क्योंकि देखिएगा जो सेल ऑफ होगा अगर वो थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो गया वीकली एक्सपायरी यानी कि थर्सडे वाले दिन, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 43,400 की सपोर्ट है वहां तक भी बाजार जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। मुझे लग रहा है कि 44,000 के आसपास बाजार इस हफ्ते जा सकता है इजीली और मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का है। पर मैं फिर बोलूँगा ट्रेड लेते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। तो एक रीज़न और लगेगा आपको इसको ये कहने में कि सर हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। देखिएगा अब सबकी अपनी मर्जी होती है, जस्टिफाई करो ना करो, लेकिन आपका एक वैलिड रीज़न होगा कि सर आप वॉल्यूम देखो, जो सेलिंग हुई है ना वो लो वॉल्यूम के साथ हुई है फ्राइडे को। तो ये जो सेलिंग है ये बहुत लो वॉल्यूम से हुई है और ये इंडिकेट कर रही है कि बुल्स बाजार को दोबारा से ऊपर खींच लेंगे। देखिएगा मैं इससे सहमति नहीं रखता हूँ और उसका रीज़न मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर बाजार को बहुत वॉल्यूम के साथ सेल किया जाता तो देखिएगा मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो बहुत इंटेंसिफाई तरीके से सेलिंग कर देते, तो माल बेचने का मौका ही नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स ने जो बुल्स हैं और उनको ये बात पता थी कि माल धीरे धीरे छोड़ना है, नहीं तो माल बेचने का मौका नहीं मिलेगा। अब कल यानी कि सोमवार के दिन मान लीजिएगा फ्लैट बाजार भी होगा तो माल बेचा जा सकता है। बाजार एक बार 45,100-200 की तरफ जाए तो फिर वहाँ माल बेचा जा सकता है और उसके बाद हम जो है जितना धीरे धीरे माल बेचेंगे उतना हमारा माल ऊपर के रेट पे ऑफलोड हो सकता है। तो ये मुझे लगता है ये एक रीज़न है यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर। तो देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम पूरे चार्ट पैटर्न को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखिएगा यहाँ से ये तो ये यहाँ पर जो तैयार हो, देखिएगा 2 हफ्ते में मैंने आपको खुद बताया कि यहाँ पर ये जो टाइम पैटर्न था इस 2 ग्रीन इस कैंडल को हटा दो अगर बीच वाली को, तो यहाँ से पहले एक एम टाइप ऑफ पैटर्न की तैयारी हो रही थी, राइट। तो उस केस में बाजार काफ़ी नीचे तक आ सकते थे और वीकली टाइम फ्रेम में तो वो जो है उसमें एक रुकावट आई कि निफ्टी ने जब ब्रेकआउट किया तो उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी कमज़ोर लग रहा था उसने भी अच्छा प्ले किया और उस समय पर HDFC और HDFC की मर्जर की रिकॉर्ड डेट्स भी आ गई। अब उसके बाद इस हफ्ते में क्या हुआ, तो इस हफ्ते की पूरी कैंडल्स को आप देखें तो जो पूरी कैंडल्स था, पूरी कैंडल का जो भी राइज था पूरे हफ्ते का वो लास्ट आते आते सारा खत्म हो गया। तो लास्ट के 2 दिनों में जितनी भी सारी तेजी थी ऊपर की वो सब नीचे आ गई। तो यहाँ पर भी ये प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि सेलर्स ऊपरी लेवल्स के ऊपर अपनी जो पोजीशंस है सेल्स की उन्होंने एक्टिवेट कर दी हैं और वो ये जो ब्रेकआउट आपको नज़र आ रहा था ये ब्रेकआउट शायद आपको फेल होता हुआ नजर आए, लेकिन इसकी पुष्टि आपको तभी होगी जब 43,000 जो है उस लाइन में बाजार आ जाता है, यानी कि 44,000 को बाजार तोड़कर नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि 44,100-200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे क्योंकि वो 10 दिन की मूविंग एवरेज भी बन रही हैं। अगर अब हम बात करें आगे 1 घंटे के प्राइस एक्शन में, यानी कि जो 1 घंटे का जो मोमेंटम है, यानी कि हम एक उस मोमेंटम की बात करें तो वो मोमेंटम क्या बना 1 घंटे के ट्रेड में। अगर हम देखें तो पिछले 6 घंटे के ट्रेड्स में क्या निकल कर आया, यानी कि पिछले 6 घंटे के जो ट्रेड्स थे उसमें बाजार अपने आप को ऊपर सस्टेन नहीं करा पाया और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में एक वीकनेस बन सकती है। देखिए एक लैगिंग इंडिकेटर्स हैं 1 आवर चार्ट के हिसाब से MACD ड्रा की हुई है। तो जो MACD है वो इस कैंडल्स के अंदर जब ये कैंडल्स मंदी की बनी थी और ये जो कैंडल्स है ये
यहाँ पर जब ये हाई लगे थे 45,605 के, जो बुधवार के दिन की बात है, वहाँ से एक बड़ी जबरदस्त रेड कैंडल बनी थी। उसी समय पर जो MACD लाइन है उसने ये इंडिकेशंस दे दिए थे कि अब यहाँ से आवरली चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। तो यहाँ से उसके बाद देखिएगा इस रेड कैंडल से जो 1 घंटे की चार्ट पे रेड कैंडल बनी थी आवरली चार्ट पे, उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक नहीं उठ पा रहा है। ये भी हमारे को एक प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अभी शायद आपको गिरावट और देखने के लिए मिलेगी, और मेरा व्यू आप जो है जानते ही हैं। अब अगर हम बात करें एक दिन के चार्ट पर कि भाई MACD चार्ट क्या कह रहे थे, या बोलिंजर बैंड की जो लाइनिंग है वो क्या कह रही है, देखिएगा बोलिंजर बैंड तो आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है उसके आसपास आके बाजार रुक सकता है, क्योंकि ऊपरी रेंज में बाजार जब जिस तरीके से क्योंकि ये देखिएगा इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये जर्नली 90% का जो रेंज है उसको कवर कर लेती है, और इसकी जो रेंज है वो जब छोटी हो जाती है, अगर आप उसके साइज देखेंगे बोलिंजर बैंड एक नैरो हो गया था, नैरो, उसके बाद फिर ब्रॉड हुआ, तो अल्टीमेटली ऐसा लगा कि भाई ये ब्रेकआउट होगा और बोलिंजर बैंड के बाहर जो है कैंडल स्टिक्स जाने लगी, लेकिन फिर दोबारा से लौट के आई और जो कैंडल रेड बनी है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो लेवल्स हैं 44,200 के आसपास के, उसके ऊपर बाजार आके एक बार सपोर्ट लेगा, उसकी संभावना है, और हो सकता है कि उस लेवल को तोड़ भी दे। तो मेरा जो व्यू है वो 44,100 के आसपास इस हफ्ते का बनता है, और उसके बाद भी देखिएगा वो भी ब्रीच हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर नए टारगेट्स खुलेंगे, तो वो हम डेली एनालिसिस में आपके साथ चर्चा कर लेंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई MACD में 1 डे के चार्ट पर तो भी पोजीशन नहीं बनी है, क्योंकि अभी भी जो MACD लाइन है वो मंदी नहीं इंडिकेट कर रही है, बट हमें लगता है कि ये भी आपको जल्द ही इसके ऊपर भी MACD पे इस हफ्ते में जो आपको यहाँ पर जो है क्रॉसओवर्स मिल जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि इस हफ्ते जो MACD की लाइन है वो आपको नेगेटिव टेरिटरी में जाती हुई नज़र आएगी। उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें, अब मैं निफ्टी के ऊपर ला रहा हूँ, देखिएगा निफ्टी में इस बार TCS के रिजल्ट आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है तेजी का IT कंपनीज के शेयर्स के ऊपर। IT कंपनीज के देखिएगा रिजल्ट जो है कोई एनालिसिस्ट होगा जो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहा होगा, बट मुझे लगता है कि जो शेयर्स के भाव हैं, जो कैश फ्लोज जनरेट करते हैं, जो पिछले रिजल्ट के बाद इन्फोसिस में डैमेज हुआ, TCS जो है अभी 3300 रुपये के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इन शेयर्स में ना डाउन साइड ज़्यादा नहीं है, और ये जब अगर निफ्टी में कोई गिरावट आएगी तो ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर व्यू मेरा FMCG के ऊपर भी है। FMCG में भी हमें लगता है कि जो पीछे इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ था, तो कंपनियों ने अपने फिनिश्ड गुड्स के प्राइस तो बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन कंपनियों ने सेलिंग प्राइस तो घटाती नहीं, एक बार बढ़ जाते हैं तो अक्सर मार्जिन जो है जब साइकिल रिवर्स होती है तो जनरली FMCG के मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। तो चाहे वो मैरिको हो, चाहे वो गोदरेज CP हो, हिंदुस्तान लीवर हो, ITC हो या डाबर हो, ऐसी कंपनियां शायद अच्छा रिजल्ट पेश करेंगी। तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारे को वहाँ पर जो दूसरा डिफेंसिव है वो अच्छा करता हुआ नजर आए। तीसरा फार्मा स्टॉक पहले ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो शायद इतनी जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ ना छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि जिस पर पूरी दुनिया बुलिश है, मैं उस पर थोड़ा सा बेरिश व्यू रख रहा हूँ, और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जो बैंकों के प्रोविजनल डेटा थे वो मुझे कमज़ोर लगे। अब अगर हम निफ्टी के ऊपर भी देखें तो देखिएगा निफ्टी में तो कोई ना कोई मैनेज करने आ जाता है, तो निफ्टी में शायद इतनी गिरावट हमें ना लगे देखने के लिए। अब निफ्टी के भी अगर हम घंटे के चार्ट की 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो 15 मिनट के अंदर लास्ट में जो डैमेज हुआ बाजार बंद होते होते, और उसके बाद ये पूरे दिन भर का भी अगर हम डैमेज देखें तो ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी पे डाउट आ रहा है। तो निफ्टी बैंक जो है वो शायद निफ्टी को भी नीचे खींचने में जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता हुआ नजर आए, और बहुत दिनों के बाद आपको इस तरीके की कैंडल्स जो है निफ्टी के अंदर नजर आई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 9 कैंडल्स के बाद
इस तरीके की कैंडल्स आपको नजर आएंगी। देखिएगा इस तरीके की रेड कैंडल्स, और इन कैंडल्स के मुकाबले में भी इस कैंडल में ऊपर की जो कैंडल्स है उसकी जो विक है वो खाली हो चुकी है, तो ये भी एक वीकनेस का संकेत दे रही है। और पिछले 4 कैंडल्स के लो पर बाजार बंद हुए। हालांकि निफ्टी को भी एक कैंडल्स और रेड देनी पड़ेगी थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए। तो हालांकि निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं है जितना हमें बैंक निफ्टी में लग रही है। अगर हम यहाँ पर वीकली फ्रेम में देखें तो वीकली फ्रेम में तो अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए कि ये तो वीकनेस के संकेत थे, जो है आपको रिवर्स होने के जो है रिवर्सल के चांसेस नज़र आ रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर इतने कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे अभी भी हो सकता है कि निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ा सा इस हफ्ते अपने आप को संभाल ले और 19,119 को होल्ड करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है कि 19,000 भी टूट भी सकता है इस हफ्ते, और जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा वो 18,900 के आसपास के लेवल्स हैं, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास बहुत बढ़िया वाली सपोर्ट है जहाँ से बाजार ने ब्रेकआउट लिया था। तो हालांकि मेरे निफ्टी पे भी वेरिश हुआ है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चलेंगे तो ज़्यादा निफ्टी को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन निफ्टी में ऐसा हो सकता है कि आईटी चल जाए, फार्मा चल जाए, या एफएमसीजी चल जाए, या पेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, वो शायद निफ्टी को मैनेज करा पाएँ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इसको कि भाई निफ्टी में भी एक जो कैंडल्स है वो जनरली हम डेली कैंडल्स देखते हैं, लेकिन अगर हम बाजार के अंदर देखें तो शुरू का जो 1 घंटा होता है 9:15 बजे से 10:30 बजे के आसपास का, अगर उसे 1 घंटे को हटा दें तो 5 घंटे जो बचते हैं उसके टाइम फ्रेम में देखें तो क्या है सॉरी, और उस टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या है, तो उस टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जो 5 घंटे की जो कैंडल है वो बड़ी जबरदस्त बनी है नेगेटिव साइड पे, तो वो निफ्टी के अंदर भी नेगेटिव बनी है। हालांकि उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स का था, लेकिन फिर भी जो बाकी स्टॉक्स हैं वो भी जो है थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में। अब देखिएगा कुछ में बैंकों के डेटा हमारे पास हैं, तो उनकी अगर हम चर्चा कर लें तो आपको पता चलेगा। देखिएगा ईयर ऑन ईयर डेटा सभी बैंकों के बहुत बढ़िया हैं, ईयर ऑन ईयर। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो क्वार्टरली बेस पे इम्पैक्ट करते हैं। टीवी चैनल्स, एनालिसिस्ट, सोशल मीडिया, कंपनी की रिपोर्टिंग ज़्यादातर फोकस करती है ईयर ऑन ईयर पे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि शेयर बाजार रिएक्ट जिस पे करता है वो करता है क्वार्टरली रिजल्ट पे। आप कितना ही बोलते रहो मीडिया में, लेकिन जो इम्पैक्ट आता है वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस का आता है, और वो आपने इस बार देख भी लिया जब प्रोविजनल डेटा है उसके बाद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई प्रोविजनल डेटा में, तो मैं सीएसबी बैंक की बात कर रहा हूँ। सीएसबी बैंक एक छोटा बैंक है, लेकिन इसने गोल्ड फाइनेंस का धंधे में ज़्यादा फोकस कर रखा है अभी हाल फिलहाल के दिनों में। तो इसने अपना पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा लो रिस्क की तरफ मूव किया है। अब इस लो रिस्क वाले पोर्टफोलियो में भी अगर हम देखें तो आप जो फिगर्स देखेंगे वो देखेंगे 30/6/2023 की और 31/3/2023 की, यानी कि मार्च से अब कंपेयर करें तो कंपनियां ना बड़ी स्मार्ट है। कंपनियां ना केवल वो चीज़ दिखाना चाहती हैं जो अच्छा होता है, जो ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो क्यों नहीं बताइए, तो सारी कंपनियां नहीं है, मोस्टली जो अच्छी कंपनियां वो बता देती हैं, जिनकी मैं खुद ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिनकी अच्छी है वो बताती हैं, और कुछ तो ऐसे बैंक से बताते ही नहीं है भैया, तो कि क्या परफॉर्मेंस है। बोलिए जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब देख लेना भाई, अभी हमारा मत दिमाग खराब करो। तो यहाँ पे देखिएगा क्वार्टरली परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन अगर आप देखिए कासा डिपॉजिट, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अब कासा डिपॉजिट ये देखिएगा, ये है कासा 30/6/2023 को जून को, ये है 7,548 करोड़ 7548, जबकि 31 मार्च को था 7,886, यानी कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा था वो तकरीबन 5% रिड्यूस हो गया, यानी कि 5% कासा घट गया। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, क्योंकि ये तो एफडी में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट भी देते हैं बैंक्स। तो एफडी में भी अगर आप देखेंगे तो जो डेटा है वो 16,600 से बढ़कर 16,900 हुआ, यानी कि उस एफडी वाले अमाउंट में भी जो ग्रोथ है वो मात्र 2% के करीब है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ आ गई है। अब इस क्वार्टर में जनरली होगा क्या कि एनआईएम कम हो जाएगा। एनआईएम कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि कासा में तो कमी हुई है और टर्म डिपॉजिट बढ़े हैं, तो टर्म डिपॉजिट पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सभी बैंकों की जो लोन देने का
जो अमाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं और जो उनके पास डिपॉजिट होते हैं उसका डिफरेंस NIM होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो एक तरीके से कम हो जाएगा। रीज़न क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है बैंकों की वो बढ़ गई। तो ये तो थी इस पे चर्चा। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई जो लोन देते हैं गोल्ड पे, तो गोल्ड फाइनेंस का धंधा तो भैया साउथ इंडिया में बहुत अच्छा चलता है और साउथ इंडिया का ही ये बैंक है। और कैथोलिक सीरियन बैंक, हालांकि अब इसको CSB बैंक बोला जाता है। तो अब यहाँ पर इसमें भी अगर हम ग्रोथ देखें, इनके गोल्ड फाइनेंस के धंधे में भी तो मात्र 3% की है, तो ये भी केवल 3% की ग्रोथ आई है। और अगर बाकी लोन बुक की बात करें कि भाई टोटल लोन बुक की, तो 20,841 से 21,306, तो ये तो मात्र 2% ही आई है अगर टोटल लोन की बात करें। तो गोल्ड फाइनेंस के अलावा बाकी लोन तो घटे ही हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी होती है हर बार। तो अगर हम इनके कासा की बात करें तो देखिएगा इसने भी रिपोर्ट किया है कि कासा 3% घट गया, टोटल डिपॉजिट 4% बढ़ गए। तो कासा रेशो जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है यहाँ पे। तो अगर 26.4% थी और वो 24.6% हो गई कासा। तो इनका भी क्या होगा कि भाई बैंकों की जो मार्जिन्स हैं NIM कम होगा। इसी तरीके से इनके अगर लोन बुक की बात करें तो लोन बुक जो है इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% बढ़ी है, जबकि ये माइक्रो फाइनेंस के धंधे में बड़ी फास्ट बढ़ती थी, इनकी 10-12% के आसपास। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 31% है। तो ईयर ऑन ईयर तो देखिएगा सबकी अच्छी मिलेगी आपको। अब अगर डिसबर्समेंट की बात करें जो इन्होंने इस क्वार्टर में की है, तो वो तो 12% की रेट से घटे हैं। तो कुल मिलाकर बैंकों के जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ आप मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा देखिएगा मैंने बाकी भी बैंक देखे थे। अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ दूसरे बैंक जो थे, तो HDFC की चर्चा हम कर चुके थे पहले। तो देखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें क्या था, कासा 9% घट गया, 9% का कासा डी ग्रोथ हो गया। और ग्रोस एडवांस 8% बढ़े थे इनके। देखिएगा ये जो बैंक है ना, ये जिसका क्रेडिट स्कोर 500 है, 550, 600 उनको भी लोन देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करके। तो इनकी एसेट्स क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट होती है क्योंकि आउट ऑफ द बुक्स जाके भी जो है फंडिंग करते हैं। तो फिर भी अच्छी है 8%। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सामने ये जो अगला बैंक है ये है इंडसइंड बैंक। तो इसमें भी देखिएगा नेट एडवांस खाली 4% बढ़े और डिपॉजिट 3। हालांकि मुझे बैंकों में सबसे बढ़िया नंबर्स इंडसइंड के ही लगे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर हम बात करें तो Q-on-Q ग्रोथ लोन्स एंड एडवांसेस में 6.7% थी और कस्टमर डिपॉजिट 8.6 और कासा इनका भी घटा था। और इसके अलावा देखिएगा आपको IDFC फर्स्ट बैंक के भी बहुत अच्छे नंबर नज़र आएंगे, लेकिन इनका बेस थोड़ा सा छोटा है क्योंकि साइज़ में छोटा बैंक है इंडसइंड के मुकाबले में। तो अगर बड़े बैंकों में देखें और P वैल्यूएशंस देखें तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा सा तेज़ी से तो ग्रो कर रहा है वी वैद्यनाथन जी, लेकिन देखिएगा असेट्स क्वालिटी के साथ इनका जो है यानी कि जो प्रोविजंस कवरेज रेशो है, या हम ये कहें कि भाई जो NPA वाली प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा तेज़ी से चलने की वजह से हो जाती हैं। तो हालांकि IDFC फर्स्ट बैंक के अगर नंबर्स के मामले देखो सबसे बढ़ गया, लेकिन वहाँ यहाँ पर भी वो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स की बात है। इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा अमाउंट अनसिक्योर्ड लोन्स का है। अब बात करें अगर बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक में तो देखिएगा लोन्स एडवांसेस 5.5% घट गए, कासा डिपॉजिट 8% घट गया, बाकी कहीं ग्रोथ है ही नहीं, म्यूटेड परफॉर्मेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक तो बड़ा समझदार बैंक है। इन्होंने देखिएगा क्वार्टर क्वार्टर दिया ही नहीं है, तो क्वार्टर क्वार्टर मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वार्टर क्वार्टर देखिए 31/3 था और ये 30/6 है। तो बिल्कुल म्यूटेड परफॉर्मेंस है। कासा की तकरीबन 1% 1.25% के आसपास बढ़ा है। ठीक है जी, फिर भी ठीक है, 1-1.25% तो बढ़ा, मतलब ग्रोथ तो है ही नहीं। और ग्रोस एडवांस की बात करें तो जो ग्रोस एडवांस दिए हैं इन्होंने वो अगर हम देखें तो 1,77,000 से 1,86,000 है, तो वो भी तकरीबन 3-4% है। और कासा रेशो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है इनकी, यानी कि
जो कासा रेशो है ना, उसमें आप देखेंगे कि जो 36% थी वो कासा रेशो, सॉरी पिछले साल थी 36 और 31/3/2023 में थी 32, वो घटकर आ गई 31.85। तो हाँ, पिछले साल से सिग्निफिकेंटली घटी है। क्वार्टर क्वार्टर तो ठीक है, मार्जिनली रिड्यूस हुई है। तो कुल मिलाकर मैंने आपके साथ ये चर्चा करी है। तो इसमें जो हमने बैंकों की भी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली, CSB में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।